हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी अधिनायक तंत्र के बारे में। अधिनायक तंत्र या तानाशाही या निरंकुश शासन एक ही बात है और जिसको अंग्रेजी में नाम दिया गया है डिक्टेटरशिप। और अधिनायक तंत्र उस शासन व्यवस्था को हमने समझा था कि जिसमें जो शासन करने की शक्ति है वो एक व्यक्ति में निहित होती है और वो व्यक्ति सत्ताधारी होता है, उसके आदेश ही कानून समझे जाते हैं और उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना ही प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि राज्य को सर्वोपरि समझा जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध व्यवस्था है और जिसमें कि हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। हमने उदाहरण लिया था इसमें चाइना का कि वर्तमान समय में एक दलीय शासन पर आधारित जो व्यवस्था है वो भी तानाशाही का ही एक रूप है और जो हमें वर्तमान समय में चाइना में देखने को मिलती है। तो हर व्यवस्था के अपने कुछ गुण और अवगुण रहते हैं। तानाशाही व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तानाशाही के गुणों के बारे में। हर व्यवस्था में जैसा कि हम कह रहे हैं कि कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो अधिनायकवाद के गुणों में सबसे पहली जो इसकी हम अच्छाई समझ सकते हैं वो है कि इस सिस्टम में इस तरीके से शासन कार्य करने में शीघ्र और कार्यकुशल निर्णय लेना संभव हो पाता है, क्योंकि सारी की सारी शक्तियाँ, समस्त सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित है। निर्णय लेने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनको ठीक तरीके से लागू करने की, तो वो सारे के सारे निर्णय लेने की एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें हैं, तो वो काम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से संभव होता है, बजाय इसके कि जैसा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं कि पहले हमें किसी काम को करना है तो हमें जितने भी लोग हैं सबकी सहमति लेनी है, सबकी राय लेनी है, उस राय को लेने के बाद ही हम अपना कोई निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि व्यक्तियों की राय मायने ही नहीं रखती और एक व्यक्ति को अपने तरीके से शासन करना है, तो इसलिए यहाँ पर अधिक अच्छे तरीके से और जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं। किसी से पूछने में, सलाह लेने में, मशवरा करने में समय गंवाया नहीं जाता और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम किए जाते हैं। हम नॉर्मली भी देखें कि जनरली कोई एक काम है और उस काम को अगर हम अकेले करते हैं तो वो, क्योंकि हमें पता है कि उस काम को हमने ही करना है, तो हम उसको एफिशिएंटली कर पाते हैं अपने तरीके से। लेकिन अगर वही काम 10 लोगों में बटा हुआ होता है तो सब एक दूसरे के भरोसे रहते हैं कि वो कर लेगा या वो कर लेगा, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तानाशाही व्यवस्था के अपने फ़ायदे हैं कि इसमें चूंकि व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है, उसे पता है कि उसने ही करना है और एफिशिएंटली करना है, तो वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से संभव हो पाता है। दूसरी जो इसमें विशेषता या गुण हम कह सकते हैं वो है तेज गति से विकास संभव होता है इस शासन व्यवस्था में, क्योंकि देश में एक ही नेता है, उसी की योजनाएं हैं और जो टारगेट बनाए हैं वो उसी एक व्यक्ति ने बनाए हैं। तो इसलिए सारी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ बनाई जानी है, उनको इम्प्लीमेंट्स किया जाना है, वो सारी की सारी एक व्यक्ति के हाथ में है। इस वजह से वहाँ पर क्योंकि कार्यकुशलता के साथ काम हो रहा है, एफिशिएंटली काम हो रहा है, तो उसका परिणाम ये होता है कि वहाँ पर तेज गति से विकास संभव हो पाता है। तीसरी जो विशेषता है, तीसरा जो गुण है वो गुण है कि ये व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त व्यवस्था रहती है। संकट काल में अधिनायकवादी व्यवस्था सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि संकट के समय में सामना करने के लिए सारे जो डिसीजंस होते हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। अब ये संकट काल कैसा हो सकता है किसी देश के लिए? जैसे कि किसी दूसरे राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया हो, सशस्त्र आक्रमण कर दिया हो, या फिर उस देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया हो, या फिर उस देश में दंगे भड़क गए हों, ज़्यादा गृह युद्ध वाली स्थिति हो गई हो। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए, किसी भी तरीके के संकट काल की स्थिति के लिए क्विक निर्णय लेने की ज़रूरत होती है
उसमें इस चीज़ के लिए समय नहीं गंवाया जाता कि हम पार्लियामेंट में इसको पास करेंगे, हम दूसरी पार्टी से सलाह मशविरा करेंगे। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है और लंबी प्रक्रिया चलती है। तो लेकिन तानाशाही व्यवस्था में चूँकि सारी व्यवस्थाएं एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं और उसी को ही संकट काल की स्थिति में निर्णय लेने हैं, तो वो शीघ्र निर्णय ले पाता है। सभी निर्णय और आदेश एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं, तो इसलिए आदेशों की एकता रहती है। हमें किसी की और दूसरों के आदेशों का पालन नहीं करना, केवल एक व्यक्ति के आदेशों का पालन करना है। और इस वजह से ये व्यवस्था संकट काल के लिए इजी रहती है, क्योंकि ऐसे समय में एक व्यक्ति के द्वारा हैंडल करना ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके नेक्स्ट जो विशेषता है वो है राज्य का बहुमुखी विकास इस व्यवस्था में संभव हो पाता है। वो ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि समस्त शासन के निर्णय लिए जाना, उनको इम्प्लीमेंट करने से संबंधित, उनको सही तरीके से कार्यान्वित करने से संबंधित एक ही व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो राज्य का ऑलराउंड डेवलपमेंट संभव होता है। और इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अधिनायक तंत्र रहा है, तो वहाँ पर जो पुनर्जागरण की प्रक्रिया पनपी, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो, और सामाजिक और आर्थिक जो पुनर्निर्माण हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका अधिनायकवाद रिस्पॉन्सिबल रहा है। वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हुए और हम देखते हैं कि मोस्टली जो डेवलपमेंट की जो जिनसे कि हमारी लाइफ धीरे धीरे मॉडर्नाइज हुई है, हमारे काम आसान हुए हैं जीवन के, जैसे हम कहें बिजली की व्यवस्था, बिजली की का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार, टेलीविज़न का आविष्कार, ये सारे के सारे जो आविष्कार हुए यूरोपियन कंट्रीज़ में ही हुए हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न वहाँ की उन देशों की अधिनायकवादी व्यवस्था रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अधिनायकवादी व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है कुछ मायनों में। अगला जो इसका गुण हम डिस्कस कर सकते हैं वो है विकासशील राज्यों के लिए ये सही व्यवस्था है। विकासशील राज्य, डेवलपिंग स्टेट्स, वो स्टेट्स एप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग स्टेट्स वो जो कि इसको समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों को हमने अपने समझने के दृष्टिकोण से 3 भागों में कैटेगराइज कर रखा है। विकसित देश पहली श्रेणी में जो आते हैं विकसित देश, द्वितीय श्रेणी में जो आते हैं विकासशील देश, और तीसरी श्रेणी में जो आते हैं अविकसित देश। डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। फर्स्ट कैटेगरी में डेवलप्ड नेशंस में, विकसित देशों में वो देश आते हैं जहाँ पर कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, हर तरीके से डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयाँ जिन देशों में छू चुकी हैं, उन देशों में अपार डेवलपमेंट हो चुका है। विकास, हर क्षेत्र में विकास उन्होंने किया है, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र उनको कहा जा सकता है। तो उनको हम विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं जहाँ पर कि विकास हर फील्ड में हुआ हो, जो इकोनॉमिकली भी साउंड कंट्रीज हम जिनको कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी में, विकासशील देशों की श्रेणी में या डेवलपिंग नेशंस की श्रेणी में वो देश आते हैं जो कि जहाँ पर कि डेवलपमेंट तो हुआ है अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन वो अभी उस प्रक्रिया में है, विकास की प्रक्रिया में है, और वो उस लेवल तक विकास नहीं कर पाए हैं जैसा कि विकसित देशों में हो गया है। उनके सामने विकसित देशों का जो मॉडल है वो उनके सामने एक आइडियल है कि हमें इनके जैसा अपने देश में डेवलपमेंट करना है। तो विकासशील देश वो जो कि विकास की ओर उन्मुख है, डेवलपमेंटल ओरिएंटेड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, और अविकसित देश वो जो कि जहाँ पर कि अभी जीवन की मूलभूत समस्याओं पर ही विकास के बारे में बातचीत चल रही है और वो अभी काफ़ी पीछे हैं, अविकसित है। तो भारत जैसा देश हम कहते हैं कि वो विकासशील देश में आता है।
एशिया के, अफ्रीका के, लातिन अमेरिका के जो देश हैं वो आपके विकासशील देशों में आते हैं, जिनको कि तीसरी दुनिया भी कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उनको नया नाम दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो हम बात कर रहे हैं अधिनायकवादी व्यवस्था की, कि अधिनायकवादी व्यवस्था डेवलपमेंट के मायने में, अगर हम विकासशील देशों का ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट चाहते हैं, विकासशील राज्यों के लिए ये अधिक उपयुक्त व्यवस्था है, क्योंकि इस व्यवस्था में विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो कंडीशंस रहती हैं कि उनको डेवलपमेंट करना है, तो वो अगर सारे के सारे निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे तो कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कंट्रीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकती हैं। तो ये इसके अलावा एक हम इसमें ये कह सकते हैं कि इससे राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलता है। इट प्रमोट्स टू नेशनलिज्म, क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसमें स्टेट को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है बजाय कि इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स का अपना पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तियों का अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है जितना कि किसी राज्य का विकास महत्वपूर्ण रखता है। ये शासन व्यवस्था इस विचारधारा पर आधारित है कि अगर राज्य का विकास होगा तो व्यक्तियों का विकास अपने आप ही हो जाएगा। तो इस वजह से हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने डेवलपमेंट के बारे में ना सोच करके अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इससे ये जो व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देती है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावनाओं को बढ़ोतरी मिलती है। तो ये इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अधिनायकवादी व्यवस्था है वो एक अच्छी व्यवस्था है, इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ गुण हैं। थैंक यू।